सो पहला क्वेश्चन है आपके पास सी लैंग्वेज, पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके बाद आपके पास दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू टेल मी। हाँ, दिसंबर में एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, अभी आपका मिड टर्म है। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। दिस क्वेश्चन यू हैव डन इन प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, है ना, बहुत बार कर चुके हो आप। सो इट इज बी डेनिस रिची। C can be used on only MS-DOS operating system, only Linux, only Windows, या all of the above. All of the above, because it's a platform independent language, high level language है, machine independent है, किसी भी machine पे आप इसको use कर सकते हो। C programs are converted into machine language with the help of, third question का answer B, a compiler. So C program जो है वो machine language में convert होता है with the help of a compiler. The real constant in C can be expressed in which of the following forms? फोर्थ का आंसर बताएंगे डी, बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पूछा है, रियल कांस्टेंट इज जो आपके नंबर्स पॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, स्काई तो कैरेक्टर्स के लिए होता है, स्काई इज नॉट फॉर योर नंबर्स। डिजिट्स भी कैरेक्टर ट्रीट होते हैं, ये आप लिखोगे तो ये डिजिट नहीं है, ये कैरेक्टर है। अगर मैं 9 लिखूंगी तो वो इंटेजर है, राइट। अगर मैं 9.5 लिखूंगी या 9.0 भी लिखूंगी तो ये रियल नंबर है या फ्लोट नंबर है, और अगर आपने कोट्स में लिख दिया तो वो कैरेक्टर है, तो वो स्काई में होगा। लेकिन आप अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो वो एक फ्लोट या फिर रियल नंबर है। एंड वो दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, फ्रैक्शनल जो ये लिखा है मैंने, या फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लाइक 7 1 5 10 रेज टू द पावर 2, जैसे हम E2 कहते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन मेंटेसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, a character variable can at a time store one character। आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी लिख दिया है, सो यस इट्स वन कैरेक्टर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वन कैरेक्टर वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर। जनवरी एंड में होता है हार्दिक, जनवरी मिड तक तो आपके पेपर ही चलेंगे, या फेब फर्स्ट वीक में। द स्टेटमेंट कैर सी एच इज इक्वल टू जेड वुड स्टोर इन सी एच, क्या स्टोर करेगा? बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है ये वैसे, स्काई वैल्यू ही स्टोर होती है। अब हम जब प्रिंट कराते हैं, इट डिपेंड्स, आप परसेंटेज सी करके प्रिंट कराओगे तो वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, आप परसेंटेज डी करके प्रिंट कराओगे तो वो उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कैपिटल जेड है तो इट विल प्रिंट 90 इफ आई प्रिंट इट विद परसेंटेज डी, इफ आई डू इट विद परसेंटेज सी इट विल प्रिंट जेड। सो एक्चुअली में तो इंटरनली कंप्यूटर में सब में बाइनरी फॉर्म ही स्टोर होता है, सिंस बाइनरी स्टोर होता है सो इट वुड बी स्काई वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, इसमें से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7। हार्दिक अभी सेमेस्टर 1 पे फोकस कर लो, जनवरी में होगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, तो इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर बी है। कैरेक्टर कांस्टेंट होता है जिसमें सिंगल कैरेक्टर हो, इट हैज टू बी इन सिंगल कोट एंड देयर हैज टू बी अ सिंगल कैरेक्टर। इसमें से किसी में भी सिंगल कैरेक्टर नहीं है, सब में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो ये सब गलत है। जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो वी हैव टू पुट डबल कोट्स एंड दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट इज गिवन इन डबल कोट्स। तो इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, नन ऑफ दीज इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है इसमें से, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एट्थ का आंसर दे रहे हो आप, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव, यस इट्स 32767 एज पर ट्रेडिशनल सी कंपाइलर्स। ठीक है, और जो नेगेटिव होती है वो 32768 होती है। ठीक है, पर इसका आंसर है 32767, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आपके पास 32,768 है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। ओके, अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ
an alphabet, a number, a special symbol other than underscore, both 2 and 3 above. Very good, Piyush. So it's option number D. Very good, Hardik. So आपके पास ना तो नंबर से शुरू हो सकता है ना ही स्पेशल सिंबल से शुरू हो सकता है। पर अब सिर्फ बेटा अंडरस्कोर के अलावा किसी और लेटर से भी नहीं शुरू हो सकता ना स्पेशल सिंबल से। तो सी भी है। इसलिए बी एंड सी दोनों ऑप्शंस जो है उससे हमारा वेरिएबल नेम शुरू नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 2 and 3 above. Which of the following statement is wrong? Very good, Piyush, Krishna. आप देखो यहाँ पर सोच रहे होगे कि चलो ये तो ठीक है, वेरिएबल में आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दिया, दिस इज करेक्ट। अब क्या हम t इंटू ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सी में। वो क्या करेगा, t की स्काई वैल्यू को a की स्काई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो आएगा वो CON में चला जाएगा। सिमिलरली t की स्काई वैल्यू को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वो दिस में चला जाएगा। लेकिन इस तरह से हम नहीं लिख सकते, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये सब वैलिड है, ये गलत है। इसमें एरर आएगा l वैल्यू रिक्वायर्ड। आपके पास हमेशा वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और एक्सप्रेशन जो है वो राइट साइड पे होनी चाहिए। So we must have a variable on the left hand side. So variable is always on the left hand side of equal to, it is never on the right hand side. So ये आपके पास गलत है, इसमें D वाला। 11th question, which of the following shows the correct hierarchy of arithmetic operator in C? बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने शायद पाइथन पढ़ी हुई है उनकी पाइथन जाग रही है। सबका आंसर गलत है 11th का। पाइथन नहीं पढ़ रहे, हम सी पढ़ रहे हैं बेटा। आपके पास डबल स्टार कोई ऑपरेटर ही नहीं होता है। दिस इज नॉट पाइथन, दिस इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी डोंट हैव एनी ऑपरेटर लाइक दिस। हमारे पास ऐसा कोई ऑपरेटर है ही नहीं। ठीक है, ये है आपका सही आंसर डी, क्योंकि यही अकेला है जिसमें डबल स्टार है ही नहीं। सो आपके पास सबसे पहले या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, अगर मॉड यहाँ पे दिया होता तो वो भी हो सकता है, और सेकंड लेवल पे आपके प्लस और माइनस होते हैं। वी डोंट हैव एन एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में रेज टू द पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं है। पीओडब्ल्यू फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, यस दिव्यांश। ठीक है, 12th क्वेश्चन का आंसर देंगे। बी इज इक्वल टू, हाँ जावा स्क्रिप्ट में होता है। फिर भी ए बोला। 6.6 upon a plus 2 into n. Which operation will be performed first? 6.6 upon a. So divide और multiply में से जो पहले आ जाएगा वो पहले होगा। So precedence और hierarchy होती है कि levels क्या होते हैं, ठीक है। और इस चीज को क्या कहते हैं हम? Associativity. तो associativity of arithmetic operators is left to right. तो associativity का मतलब है कि अगर सेम लेवल के ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में पहले कौन सा होगा। ठीक है, सो ये आपकी क्या है, हायरार्की या प्रेसिडेंस। एंड एसोसिएटिविटी का मतलब है इफ सेम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, हाउ आर दे इवैल्यूएटेड? सो दे आर इवैल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट। जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो पहले होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अ सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन? इसमें से कौन सी ब्रैकेट सी की इंस्ट्रक्शंस में अलाउड होती है? Which of these is allowed in C arithmetic instructions? ए किसने लिखा है? प्रभसिफ्ट। स्क्वायर ब्रैकेट तो एरिस के साथ होती है ना, उसके बिना तो आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज पेरेंथेसिस विच इज राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, सो वी ओनली यूज पेरेंथेसिस विद इट विच इज राउंड ब्रैकेट्स, जो आपकी प्रेसिडेंस को ओवरकम कर सकती है। तो अगर आपने a प्लस बी इंटू सी लिखा है, नॉर्मली पहले b c से मल्टीप्लाई होगा और फिर a के साथ ऐड होगा। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट्स में लिख देते हो तो आपका a और b पहले ऐड होंगे फिर c से मल्टीप्लाई होंगे। Which of the following statement is false? Each new instruction has to be written on a separate line. Usually all C statements are entered in small case letters. Which statement is false?
Blank spaces may be inserted between two words in a C statement. Blank spaces cannot be inserted within a variable name. A. Each new C instruction has to be written on a separate line. It's not true. It's false. आप पूरा का पूरा प्रोग्राम भी सेम लाइन पे लिख सकते हो, बस प्रॉपर सेमीकोलंस दे के लिखना है. ठीक है, इसका आंसर है ए. Each new C instruction has to be written on a separate line is not important. आप ऐसे लिख सकते हो A is equal to B is equal to 7 into 5. So you can write multiple instructions in the same line separated by semicolons. We can do it. So first statement is false. Usually all C statements are entered in small letters. True. आप normally सारी statements small letters में ही लिखते हो. Blank spaces may be inserted between two words. Yes, दो words के बीच में blank spaces दिया जा सकता है. Blank spaces cannot be inserted within a variable name. True. Variable के नाम में space नहीं हो सकता. So it is true. ठीक है, सो बाकी सब ट्रू है, सिर्फ वही एक आपके पास फॉल्स थी फर्स्ट वाली. इफ a is an integer variable, a is equal to 5 upon 2 will return a value. 15 का आंसर. वेरी गुड, इट इज 2. ये आंसर होगा. डी कैसे प्रॉप्सिफ्स बेटा, डिवाइड कर रहे हो आप, क्वोशंट आएगा ना. 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करके 2.5 आता है, लेकिन इंटेजर अपॉन इंटेजर will give you integer value only. So if I do 5/2, I'm not going to get 2.5, I'll get 2. So C is the correct answer for this. The expression A is equal to this evaluates to. तो सबसे पहले इसमें आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये बन जाएगा 5.14. फिर 7/22 कितना आएगा? What is 7/22? 0. So 0 into 5.14 होगा, which will be 0. फिर बनेगा 0 into 3/5. तो as per associativity 0 into 3 पहले होना चाहिए. So it will be 0/5. So 0 divided by any number is 0 only. So answer is option number D, that is 0. Very good. The expression A is equal to 30 into 1000 plus 2768 evaluates to. अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके पीछे ना लॉजिक ही बड़ा बड़ा घुमावदार है, क्योंकि ये घुमावदार आंसर देता है. इसमें देखो ए में आपके पास सीधी सीधी वैल्यू जो बन रही है वो है 32768. सो ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ यू विल थिंक कि ये आंसर होना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू ही 32767 होता है. ठीक है, 32767 होता है. अब 32768 तो इसमें आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना. 32768 नहीं आ सकता. अब एक चीज समझना बिल्कुल बेसिक सी, हमारे पास जब नंबर्स होते हैं ना तो वो साइक्लिक ऑर्डर में घूमते हैं. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में कैसे घूमते हैं? आपके पास मान लो 3 बिट्स है. 3 बिट्स में अगर आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 8 आप अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे, जिसमें से 4 पॉजिटिव होंगे, 4 नेगेटिव होंगे. सो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब अगर मैं 3 में 1 ऐड करती हूँ तो 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 तो इस रेंज में ही नहीं है. तो अगर आपके पास 0 1 1 है और आप इसमें 1 ऐड करते हो तो ये 1 0 0 बनेगा, बट 4 तो हमारी रेंज में अवेलेबल ही नहीं है. सो दिस शोज कि ये एक नेगेटिव नंबर है. तो ये नेगेटिव नंबर है. अब आप इसका नेगेटिव नंबर देखोगे क्या होगा, तो आपने इसका क्या कर लिया, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला. 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के भी मेरे पास क्या आया, 1 0 0, विच इज -4. सो 3 में अगर मैं +1 करती हूँ तो मैं घूम के वापस -4 पे आ जाती. सो यही चीज बड़े नंबर्स के साथ भी है. 32767 आपका लास्ट नंबर है. अगर आप इसमें +1 करोगे, ये घूम के नेगेटिव वाली साइड पे चला जाएगा, पीछे की तरफ. अब पीछे की तरफ पहला नंबर क्या होगा, -32768. सो दैट्स व्हाई इट विल गिव यू -32768. अगर इसमें आप +1 और कर दोगे तो 32767 आ जाएगा माइनस में. फिर ऐसे ही और नेगेटिव में जाते रहेंगे अगर हम ज्यादा बड़ा नंबर ऐड करेंगे. तो हमेशा याद रखना, लैपटॉप ही घूम गया है, नंबर्स घूमते हैं. सो दे आर इन दी साइक्लिक ऑर्डर. who's there on the call? एक सेकेंड बेटा, ये कटेगा कैसे? अच्छा, वीरू इज आस्किंग समथिंग.
यस, टेल मी। गुड आफ्टरनून। क्या पूछ रहे थे आप? गूगल मीट क्लास नहीं लेते हो? सी का बैच बेटा ऐप के ऊपर है। जैसे ये जिस जिस कोर्स से आपने ये ज्वाइन किया है ना अभी, आपको सिर्फ सी का चाहिए या फर्स्ट सेमेस्टर का चाहिए? फर्स्ट ईयर का ना, तो जिस जिस कोर्स से आपने अभी ज्वाइन किया है ना, ये वाली क्लास, डाउट वाली, वो वाला कोर्स आप एनरोल कर लो। हमारी क्लास रोज होती है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, तो वो ऐप के ऊपर ही होगी। जैसे अभी आपने क्लास ज्वाइन की है, वो वैसे ही आप ज्वाइन करोगे और फिर आप नॉर्मल क्लास अटेंड कर सकते हो जैसे अभी कर रहे हो। ये तो फ्री क्लास है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, उसमें आपको सी भी है, उसमें वेब टेक्नोलॉजी भी है, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ आईटी भी है। तीनों चीजें करा रहे हो। हाँ, मिल जाएगा। आप ऐप के अंदर कोर्सेज पे जाओ, उसमें आपको सिर्फ एक सी का कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, लाइव चलेंगी। रिकॉर्ड जो हो चुकी है लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, और जो आगे होंगी वो लाइव चलेंगी। सी की क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को होती है रात को 9 बजे। ठीक है, और अभी आज और कल में 75% ऑफ है। तो अगर आप आज या कल में लेते हो तो आपको 75% ऑफ मिलेगा दशहरे के लिए। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मॉड माइनस 8 इवेल्युएट्स टू। प्लीज 17 दोबारा बता दो। बता रही हूँ दृष्टि। इसका आंसर दे दो, फिर 17 दोबारा बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले होगा 2 मॉड माइनस 8। तो क्या आएगा आपके पास? 2 को -8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 इटसेल्फ। 2 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये होगी कि आपके पास जो 2 होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। विल द रिमाइंडर बी अ पॉजिटिव वैल्यू और अ नेगेटिव वैल्यू? और फिर 4 प्लस 2 आपको क्या देगा? 6। ठीक है, इसको एक बार फिर भी आप चेक कर लो। वैसे तो रिमाइंडर मैथ्स के अकॉर्डिंगली तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड तो हुआ ही नहीं। सो वी आर जस्ट चेकिंग द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर शुड बी 2 ओनली। ठीक है, तो 4 प्लस 2 आपको 6 आंसर आना चाहिए। अगर रिमाइंडर नेगेटिव होगा तो इसका आंसर 2 आएगा। देन इट शुड बी नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना फिर भी, या भी कर लो जब तक मैं ऊपर वाला एक्सप्लेन करती हूँ। एनी ऑफ यू एग्जीक्यूटेड इन द ऑनलाइन कंपाइलर एंड टेल मी कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, hierarchy decides which operator is most important, is used first, is fastest, और operates on largest numbers। 19th का आंसर बता दो। अभी मैं 17th आपको ये एमसीक्यू खत्म करके एक्सप्लेन कर रही हूँ दृष्टि। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर द एमसीक्यूज। is used first, तो इसका आंसर है is used first। hierarchy decides which operator is used first। An integer constant in C must have at least one digit, at least one decimal point, a comma along with digits separated by commas। 19th का भी ठीक है। 20th का आंसर ए, एटलीस्ट वन डिजिट। और इंटीजर कांस्टेंट कभी भी हम जीरो से शुरू नहीं करते। ठीक है, डेसिमल, इंटीजर डेसिमल कांस्टेंट। जीरो का मतलब है यू आर गिविंग अ ऑक्टल नंबर। तो अगर आप एक इंटीजर वैल्यू लिख रहे हो, सिंगल डिजिट उसमें कम से कम होना चाहिए। इफ इट स्टार्ट्स विद अ जीरो, दैट मींस इट इज एन ऑक्टल नंबर। इफ इट स्टार्ट्स विद अ जीरो एक्स, दैट मींस इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, डिजिट्स ठीक है। इन सी a variable cannot contain blank spaces, hyphen, decimal point, all of the above. Very good. So it is all of the above. इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता आपके एक वेरिएबल नेम के अंदर। Which of the following is false in C? Keywords can be used as variable names. पहली स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना? So obviously keywords cannot be used as variable names। इसमें लिखा है can be, तो ये तो false है। Variable names can contain a digit, true। Variable names do not contain a blank space, true। Capital letters can be used in variable names, true। And variable names case sensitive होते हैं। तो आपके पास अगर एक variable का नाम है num
और दूसरा है नम, सो बोथ आर डिफरेंट। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। इन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट कंटेन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल नेम्स ऑन राइट साइड ऑफ इक्वल टू, कांस्टेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू। In C, arithmetic instructions cannot contain variables, constants, variable names on right side of equal to, variable name or sorry, constant on the left side of equal to. It's D. आपके पास constant इधर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं C is equal to A लिख रही हूँ तो मेरे पास दोनों तरफ वेरिएबल है, लेकिन constant जो है वो सिर्फ आपका राइट साइड पे ही हो सकता है, लेफ्ट पे नहीं हो सकता। constant on left side of equal to cannot be there. Which of the following shows the correct hierarchy of arithmetic operators in C? Again, similar type of question. It's D. जो सबसे ज्यादा मैचिंग है that is D. Multiply divide पहले और फिर plus minus. So पहले multiply divide है, फिर plus minus. What will be the value of D if D is a float after the operation D is equal to 2 upon 7.0? D is a float and the division is 2 upon 7.0. It's B, Piyush. Why are you saying D? आपके पास एक इंटेजर है, एक फ्लोट है, ठीक है। इंटेजर और फ्लोट है तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। तो एक इंटेजर और एक फ्लोट हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। जब दोनों इंटेजर्स होते हैं, अगर यहाँ पे 2/7 होता तो आंसर आता 0.0, ठीक है। अगर 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटेजर होता, ये होता, तो आपका यहाँ पर डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग आता है, पर वो लेगा ही नहीं, वो सिर्फ 0.0 लेगा, क्योंकि डी एक फ्लोट वेरिएबल है। पर यहाँ तो डी भी फ्लोट है और इसका आंसर भी फ्लोट आएगा, 2/7.0। एक इंटेजर है, एक फ्लोट है, तो यहाँ पर आपका 20 से आप 7 को डिवाइड करो, इट विल बी 0.2। यहाँ पे कितना बचा, 6, तो यस 8 से करोगे यही आएगा 0.2857। सो आंसर फॉर 25 question is B. An expression contains relational operators, assignment operators, and arithmetic operators, absence of parentheses. Then, how are they evaluated? सबसे पहले arithmetic, फिर relational, और assignment सबसे आखिर में होता है। So assignment is done always at the end. जब सारा काम हो जाता है उसके बाद जाके आपकी value assign होती है। तो पहले calculations होंगी, फिर comparisons और फिर assignment. The break statement is used to exit from a break statement is used to exit from a for loop। 27 का आंसर है for loop। अब इसमें ऑप्शन for loop है, बट कोई सा भी लूप हो, for हो, while हो, कोई सा भी लूप हो, उससे हम एग्जिट कर सकते हो। A do while loop is useful when we want that the statements within the loop must be executed। इसका भी बी है, एटलीस्ट वंस। तो जब आपको ये चाहिए हो कि स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार तो चले, तो हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं, क्योंकि पहली बार वो बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट करता है और फिर नेक्स्ट टाइम आपकी कंडीशन चेक होती है। In what sequence the initialization, testing, and execution of body is done in a do while loop? So it is option A। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर आपका लूप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। ट्रू है तो दोबारा से एग्जीक्यूट होता है, फिर टेस्टिंग होती है और चलता रहता है ये काम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is not an infinite loop? इसमें से कौन सा इनफाइनाइट लूप नहीं है? इनफाइनाइट लूप क्या होता है? जो कभी रुके ही ना, जो रिपीट होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, कभी रुके ही ना, उसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं। सो while वन इज टेकन एज ट्रू, तो ये लूप तो हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि while के साथ जो कंडीशन है वो ट्रू है। फॉर में कंडीशन अगर मिसिंग हो, हम यहाँ पे बीच में कंडीशन देते हैं। सो इफ कंडीशन इज मिसिंग इन द फॉर लूप, इट इज ट्रीटेड एज एन इनफाइनाइट लूप। सो अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है फॉर लूप में, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 चेक किया हुआ है और x तो 0 है, तो ये भी हमेशा ट्रू रहेगा।
ये जो है आपका, इसमें क्या है, वेरिएबल का नाम जरूर ट्रू दिया है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, एंड जीरो एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फॉल्स। सो वाइल ट्रू लिखने का मतलब है वाइल जीरो, वाइल जीरो, जीरो का मतलब है फॉल्स। सो ये आपका लूप चलेगा ही नहीं। सो दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप। सो ये तो हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन बैंक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे पास आपके short questions क्या क्या है। So describe the structure of a C program, how does hash if differs from if statement and all। तो यहाँ पर हम अभी पहुंचते हैं, बट उससे पहले आपको एक बार मैं फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 17 समझा देती हूँ जिसमें आपको डाउट था कि ये 327678 माइनस में कैसे आया। बिफोर आई टेल यू दैट मुझे ये बताओ, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर का कंसेप्ट क्लियर है सबको? यू नो व्हाई डू वी यूज टूज कॉम्प्लीमेंट? हमें पता है कि सिस्टम में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नॉर्मली स्टोर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं, है ना? यही होता है ना? सो नॉर्मल नंबर्स नॉर्मली बाइनरी में स्टोर होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, आपका एक इंटीजर 16 बिट्स लेता है। कृष्णा, लॉजिकल विल बी सॉल्व्ड आफ्टर रिलेशनल, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, फिर सॉरी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, फिर असाइन। शॉर्ट क्वेश्चंस पे जा रहे हैं अभी प्रभ से, बेटा रुको एक मिनट, ठीक है? सो 32768 जो है आपका, ये तो बड़ा नंबर हो गया जो 16 बिट्स में घूम के आएगा। हम अभी 3 बिट्स का लेते हैं, अगर 3 बिट्स हैं आपके पास तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि 2 raised to the power 3 इज 8। 8 नंबर्स में से 4 नेगेटिव नंबर हो सकते हैं और 4 पॉजिटिव हो सकते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, वी कैन हैव इट दिस वे। सो हमारे पास क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया। अब इसके अंदर आपके पास सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यूज हैं तीन में, जिसमें 0 की स्काई वैल्यू होगी 0, 0, 0, 1 की होगी 0, 0, 1, 2 की होगी 0, 1, 0, 3 की होगी 0, 1, 1। अब 4 तो इसमें है ही नहीं, तो -4 किस फॉर्म में स्टोर होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ना। तो 1, 0, 0 इज एक्चुअली 4। इसका अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालोगे तो कैसे आएगा, 0, 1, 1। पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर +1 करते हैं, तो दिस इज 0। तो बाय चांस ऐसा है आपका कि जो 4 है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी 1, 0, 0 ही आ रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग -4। सिमिलर चीज होगी इसके साथ आपकी। फिर यहाँ पे -3 विल बी 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट। 3 क्या होता है, 0, 1, 1। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे फिर +1 कर देंगे, तो ये आपका 1, 0, 1 आ रहा होगा। सो -3 विल बी स्टोर्ड एज 1, 0, 1। देन ऐसे ही इसका होगा, बट 4 एक ऐसा नंबर है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी वही आता है। ऐसे ही 10 एक नंबर है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी 10 ही आता है, तो वो -10 होगा। सो -327 मतलब +32767 आपका आखिरी इंटीजर है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप उसमें कुछ भी प्लस करोगे तो वो घूम के नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। इट्स अ सर्कुलर ऑर्डर लाइक दिस। तो अगर हम वहां पे ऐड करते हैं तो वो घूम के नेगेटिव साइड में आ जाते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, उसमें आप ये पांचों चीजें एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, आप बताओगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, कि इसमें हम कमेंट्स लिखते हैं कि प्रोग्राम किसने बनाया, विच डेट इट वाज लास्ट मॉडिफाइड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, फिर आपके पास हेडर फाइल आ जाता है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, जो भी हेडर फाइल्स आप इंक्लूड कर रहे हो। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिंकर एंड लोडर, कि वो लिंक करके उसको मेमोरी में लोड करें ताकि जब हम एग्जीक्यूट करें तो वो फंक्शंस वहां से यूज हो जाए। ठीक है, फिर आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है कि अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है या आपको मेन के अलावा कोई और फंक्शन डिक्लेयर करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर फंक्शन मेन आता है और फिर फंक्शन डेफिनेशन आती है। सो आपको हर सेक्शन को लिखना है, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और एक एग्जाम्पल छोटा सा प्रोग्राम में भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बना दो और उसमें फिर आप ये सारे सेक्शंस एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज हैश इफ डिफर फ्रॉम इफ स्टेटमेंट। अब देखो, हैश इफ जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये जो हैश सिंबल होता है, जो हैश सिंबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दीज कोड्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड।
तो इससे पहले कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ये कोड्स जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, जो कि हैश से शुरू होते हैं। सो हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्री प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे कि हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एंड इफ। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या होता है? सो आपके पास हैश इंक्लूड होता है ताकि आप एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स को ऐड कर सको। हैश डिफाइन होता है मैक्रोस बनाने के लिए या कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए। और हैश इफ जो है आपके पास, दैट इज टू चेक अ कंडीशन। जैसे कि आप हैश इफ के साथ एक कंडीशन चेक करते हो, अगर वो ट्रू है तभी उसके साथ दिया हुआ कोड कंपाइल होगा, नहीं तो वो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। सो जो नॉर्मल इफ है वो क्या होता है? दैट इज अ सी स्टेटमेंट, दैट्स अ कीवर्ड। और वो ये चेक करता है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। सो इट डिसाइड्स वेदर अ कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। सो इफ कीवर्ड जो है वो डिसाइड करता है कि जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, जो कंडीशन लिखी है, वो चेक करो। और वो उसका रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि उसका फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं। लेकिन जो हैश इफ है वो प्री प्रोसेसर है, वो ये डिसाइड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड कंपाइल होगा या नहीं। सो कंपाइल होगा या नहीं, दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ हैश इफ। एग्जीक्यूट होगा या नहीं, दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ इफ। ठीक है, इसका एक प्रॉपर डिफरेंस है, प्रभसिफ्त ने शेयर किया था, राइट? तो वो मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी। दैट इज अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन दिस, कि आप 2 नंबर का उसको प्रॉपर लिख पाओ विद एन एग्जांपल। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश इफ एंड इफ स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर आपसे कभी हैश डिफाइन के बारे में पूछ लिया जाए, तो हैश डिफाइन के 2 काम होते हैं। एक होता है कि आप लिखो हैश डिफाइन और आपने मान लो लिख दिया पाई 3.14, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आता। सो पाई अब एक कांस्टेंट बन गया। मैं अपने पूरे प्रोग्राम में पी आई जहां पे भी लिखूंगी उसकी जगह पर 3.14 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो वेर एवर आई राइट पाई इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 3.14। सो इट इज डिफाइनिंग अ कांस्टेंट। जैसे आप एरे बना रहे हो और आप उसमें एक मैक्सिमम साइज देना चाहते हो, आप लिख देते हो हैश डिफाइन मैक्स 20। तो जब आप एरे बनाओगे तो आप इंट ए मैक्स लिख सकते हो। सो आई कैन गिव कॉन्स्टेंट्स ओवर हियर ऑन द टॉप। जहां जहां पर भी हम ये नाम लिखेंगे वो इस चीज से अपने आप रिप्लेस हो जाएगा बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ योर प्रोग्राम। सो क्योंकि सारे प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन से पहले काम करते हैं, दे वर्क बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे ही मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज मैं आपको लास्ट में डिटेल में बताती हूँ, काफी लंबा टॉपिक है वो। सो आई टेल यू अबाउट मैक्रोज। हाँ, यस प्रभ से। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द 3 नंबर्स। देखो, प्रोग्राम सारे आपको मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट है, आपके कोर्स के अंदर कंटेंट सेक्शन में भी आपके सारे प्रोग्राम्स हैं। सो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स आपको आता है, इट्स देयर। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं है तो आप जाकर लिस्ट में देख लो। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप वहां पे कमेंट कर दो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आई विल आंसर यू। ठीक है, बट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स, यू हैव डन दिस। It is there in the videos also. Write a program to check whether a given number is palindrome or not. Again, we have this. Program to generate a Fibonacci series. This is also there. Program to check whether a number is prime number or not. So all these are the programs which you have already done. Do while का बता दो, बताती हूँ ना। Explain increment and decrement operators. Show with examples how they can be used as postfix and prefix operator. This I have explained you number of times. I have an exclusive video for this also on YouTube. और आपकी क्लास में तो हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, फिर भी शॉर्ट में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपके पास अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप इसको लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन में, दैट हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट। Yes, Divyansh, yours is correct. अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर बताने हैं एंड आई एम सपोज टू राइट एन आंसर फॉर दैट। तो हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट इट? सो लेट द whiteboard open, then we'll just start writing it.
Okay. So now when you have to write about increment and decrement operator, तो सबसे पहले आप यहाँ पर explain करोगे increment and then decrement. ठीक है? So increment operator क्या है? Plus plus हम यहाँ पे लिखेंगे it is a unary operator or it is an unary operator used to increase the value of a variable by 1. For example, int a is equal to 7, a plus plus will increase the value of a by 1 and make it 8. ठीक है? It is same as writing a is equal to a plus 1 or a plus equal to 1. ठीक है? So it is same as writing a is equal to a plus 1 और a plus equal to 1. Similar thing आप डिक्रीमेंट के बारे में लिख दोगे कि it is a unary operator used to decrease the value of a variable by 1 और यहाँ पर a plus plus की जगह माइनस माइनस करके बता दोगे कि ऐसे ऐसे होता है. तो ये तो आपने बता दिया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है. सो वंस यू हैव एक्सप्लेन्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है, इसके बाद आपको अब बताना है कि प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है? सो जब आप यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको वही बताना है कि when plus plus is placed before the variable name, before the variable name, it is said to be pre-increment. ठीक है? Now in this, value of variable is increased first and then it is used in the expression. For example, we have int a is equal to 10 comma b and b is equal to plus plus a multiplied by 5. So in this case, b will be 55 and a will be 11. इसी को आप एक्सप्लेन कर दोगे कि पहले a इंक्रीज होगा फिर वो 5 से मल्टीप्लाई होगा. सिमिलर वे आप पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में पहले ये थ्योरी लिखोगे कि इसमें प्लस प्लस इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल नेम. ठीक है? इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. और अगर यहाँ पर आपके पास a प्लस प्लस इंटू 5 है तो करंट वैल्यू ऑफ a इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन. सो b विल बिकम 50 ऑल्दो a विल बिकम 11. सो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा और इंक्रीज जो है वो बाद में होगा. तो आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन करना होगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अ 4 मार्क्स आंसर. ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का अगर आता है तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो. ठीक है? तो वही चीज देखो, सी में क्या होता है, हर चीज प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है. तो जो भी चीज आपको आती है उसको आप एग्जाम्पल के साथ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो एंड यू आर सॉर्टेड. जब आप उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी समझा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है? देन आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर दिस? क्लियर है सबको? नेक्स्ट है इलिस्ट्रेट द पर्पस एंड सिंटेक्स ऑफ वेरियस लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज. इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए. ठीक है? आपके पास सारे नोट्स हैं. नोट्स के अंदर सारे लूप्स एक्सप्लेन्ड हैं along with their syntax, along with the theory you have to write and an example. तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर कर सकते हो. What is the role of C preprocessor? Explain different preprocessor directives. तो अभी हमने hash define, hash include और hash if तो डिस्कस किया ही है. hash define का मैक्रोज मैं आपको भी बता देती हूँ. आपको उसके सारे जो ये preprocessors हैं ये एक्सप्लेन करने होंगे. What is a pointer? The application of pointer and list of advantages of them. Explain the switch statement, break statement, continue statement. Switch, break, continue आपके नोट्स में है, बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, सिंटेक्स बता के, एग्जाम्पल बता के. तो जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है उसका पर्पस बताओ, उसका सिंटेक्स बताओ और फिर उसका एग्जाम्पल लिख के उसको एक्सप्लेन करो.
दिस क्वेश्चन आई हैव डिक्टेटेड यू प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन दिस। ये यूट्यूब के ऊपर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोडेड है, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और उसके साथ आप इंक्रीमेंट वाला या स्वैप वाला एग्जांपल लिख सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सालों से पूछा जा रहा है। जब मैंने बीसीए करी थी, मैंने भी इसका आंसर अपने पेपर में लिखा था, और आपको भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, सो राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच एंड फंक्शंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर आपको करना है। मैं लास्ट प्रोग्राम आपको बनवा देती हूँ प्रोफेसर तभी। ठीक है, लास्ट वाला जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बनवा देती हूँ, और मैं आपको मैक्रो दिखा देती हूँ क्या होता है। सो सबसे पहली चीज है कि भाई मैक्रो क्या होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। मैक्रो ऐसी चीज है जो कॉल नहीं करना पड़ता। मान लो आपने यहाँ पर एक मैक्रो बनाया जिसका नाम दे दिया स्क्वायर, स्क्वायर ए, और उसके बाद मैंने लिख दिया ए क्रॉस ए। अब इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप स्क्वायर को यूज करोगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में एन स्क्वायर 7, तो वो कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है, बिफोर द कंपाइलेशन, नॉट इवन कंपाइलेशन के टाइम पे, कंपाइलेशन से पहले ही आपका ये जो स्क्वायर 7 है ये रिप्लेस हो जाएगा 7 क्रॉस 7 से। ठीक है, सो n इज इक्वल टू स्क्वायर 7, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 7 क्रॉस 7 से। ठीक है, अब ये तो सिंपल चीज है, ये तो हम समझ गए कि ठीक है भाई, जो यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा है ये रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें ट्रिक देखो कहाँ आती है, इसका आंसर आ जाएगा 49। अब आपको आउटपुट में क्वेश्चन आ गया ऐसे ही, और उसमें आपको बोला गया कि आपके पास लिखा है स्क्वायर 3 + 4, इसका आंसर बताओ। तो आप कहोगे कि इसका आंसर भी 49 आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखो रिप्लेस कैसे होगा, ये रिप्लेस होगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, राइट? रिप्लेस एज इट इज होता है। सो इसकी ब्रैकेट में 3 + 4 लिखा है, दिस 3 + 4 विल रिप्लेस ए। 3 + 4 जो है वो ए को रिप्लेस कर रहा है, तो वो क्या बन गया? 3 + 4 क्रॉस 3 + 4। अब यहाँ पे क्रॉस पहले इवेल्युएट होगा, 4 × 3 पहले हो जाएगा, सो दिस विल बी 3 + 12 + 4, विच इज गोइंग टू बी 19, है ना? तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 19 आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आपको इस पे आउटपुट क्वेश्चन अगर आ जाए तो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज मैक्रो। और मैक्रो की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल जंप करके फंक्शन पे जाता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आता है। मैक्रो में क्या होता है? कोड ऑफ द मैक्रो इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ कॉल बिफोर compilation of the program। ठीक है, बाकी इसमें एक क्वेश्चन ये था फोर्थ, व्हाट इज अ पॉइंटर? सो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल, इट्स अ स्पेशल वेरिएबल व्हिच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। फिर आप इसमें एक एग्जांपल लिख के दिखाओगे कि किस तरह से हम पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। एडवांटेज क्या हो गई? एक तो कॉल बाय रेफरेंस, दैट इज एन एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज आपके पास क्या हो जाती है इसकी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो हमने अभी किया नहीं है क्योंकि वो आगे की यूनिट्स में है। बट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। सिंस यू कैन एलोकेट मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इट इज सेड टू बी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा है कि स्विच की हेल्प से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर निकालो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ पावर के लिए फंक्शन यूज करना है कि सबके लिए करना है। तो अगर सबके लिए करना है और मैं फंक्शंस ऊपर ही डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ इंट एड इंट ए कॉमा इंट बी। मैं लिखने को सीधा लिख सकती हूँ रिटर्न a + b, और चलो जस्ट टू मेक अ फंक्शन प्रॉपरली वी कैन राइट दिस। ठीक है, सो ये फंक्शन हो गया किस लिए? टू ऐड टू इंटीजर्स। मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया, तो मुझे ऊपर डिक्लेयर करके नीचे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ही डिक्लेयर कर सकते हो। अब इन सब में क्या चेंज होगा? सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा। ऐड बना दिया मैंने, सब बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया, और डिवाइड बना दिया।
ठीक है, सो I've made these all. ये 4 फंक्शन बना दिए। पावर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर ऑलरेडी बना हुआ है। कौन सी हेडर फाइल में बना हुआ है पावर? कौन सी हेडर फाइल में बना हुआ है पावर? बताइए। Which header file I have to include if I want to use power function? Math. So if you want to use power, आपको math.h इंक्लूड करनी होगी। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन हो गया, ठीक है। और बाकी आपके जो 4 आपने बनाए हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए। फाइन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना काम, num1 num2 रिजल्ट चॉइस, ये वेरिएबल्स मैंने ले लिए। यूजर से पूछा एंटर 2 numbers, scanf, I take the numbers and then I ask for the choice. Enter the choice 1 to add, 2 to subtract, 3 to multiply, 4 to divide, 5 to power। ठीक है, ये हमने उसको choices दे दी और वो choices हमने यूजर से ले ली in the variable named ch। अब switch लगाना है तो switch ch लगाया। केस 1 में क्या करना है, आपको ऐड कराना है। रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड num1 comma num2। So this is my function call. I'm going to print sum is percentage d result and we write break to terminate the case। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर केस 2 हो जाएगा। केस 2 में आपको कॉल किसको करना था, सब्ट्रैक्ट को। यहाँ पर आप क्या शो कर दोगे, डिफरेंस इज, and then I should have case 3। केस 3 में आप किसको कॉल करोगे, मल्टीप्लाई को, and here I should show product। product is case 4। case 4 was divide। divide and I can print quotient is, then I'll have case 5। I have to call power function over here। So आप add की जगह POW या POWER भी लिख सकते हो and it will give you the raised to the power thing। That's it। default देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। That's totally up to you। And now we execute this code। So default optional होता है। default ना देने से क्या होगा कि अगर आपने कोई और option choose की तो कुछ भी result नहीं आएगा। अगर आपने default दिया होता तो ये हो जाता कि it will give you an option। अब जैसे ये है I choose 3, so 8 into 5 is 40। ठीक है, हमने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया। I enter 12, I enter 6 and I choose to add, so sum is 18। मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया। I enter 2, I enter 6 and I say मुझे पावर निकालना है, so it's 2 raised to the power 6, 64। So this is how आप कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो और आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये कोड मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ, पूरा एग्जाम्पल ही ना, ये तो क्वेश्चन ही है नीलेश। ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। इट वाज द क्वेश्चन। तो आपको, सिंस ये क्वेश्चन था तो आपको इसका कोड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये ग्रुप। सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी भेज देती हूँ आपको। इट वाज सी क्वेश्चन बैंक, सो आई अटैच दिस आल्सो। ठीक है।